स्टूडेंट विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप जो नदियों का है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर नदियाँ हैं क्या। तो नदियाँ एक जल का प्राकृतिक कह सकते हैं या कहेंगे ही कि प्राकृतिक स्रोत है। नदियों के द्वारा ही जल हमको मिलता है और जहाँ पे जल होगा वो हमारे लिए या जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नदी के किनारे ही हमारी जितनी सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं। हमारे उद्योग धंधे अगर हम देखें तो वो भी नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं वो भी कहीं ना कहीं नदियों के किनारे ही अधिकतर विकसित हुए हैं। तो नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है और हमारी जो जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो भी नदियों के द्वारा ही पूरी होती हैं। तो आज हम इनका जो तंत्र है, एक तरीके से जो जाल है, कैसे नदियाँ बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और दूसरा अगर हम उसको देखें तो प्रादेशिक रूप से या जो मुख्य नदी है तो वो कैसी दिखती है तो उसके प्रतिरूप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो देश है या भारत नदियों का एक तरीके से देश कह सकते हैं कि अगर आप पूर्व में जाइए या पश्चिम में जाइए या उत्तर या दक्षिण कहीं भी जाइए तो आपको एक नदियों का जाल मिलेगा। बस आप डेजर्ट वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए, बाकी में आपको नदियां ही नदियां छोटी बड़ी दिखेंगी। तो हमारा देश नदियों के मामले में बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं उन्नत है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आर्थिक और सांस्कृतिक विकास है वो भी बहुत ज़्यादा होता है नदियों के किनारे। यानी नदियाँ हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी सहायक होती हैं। और जैसा कि हम अपने सप्त सैंधव सभ्यता में देख सकते हैं या आर्यन सभ्यता में देख सकते हैं कि नदियों के किनारे ही ये सभ्यताएं विकसित हुई हैं। और हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं वो 4000 से अधिक छोटी और बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें अगर हम बृहद की बात करें तो ये आपकी 23 के करीब हैं और 200 के करीब आपकी लघु स्त्री द्रोणियां हैं। अब द्रोणी भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो द्रोणी जो है या रिवर बेसिन आपका बड़ी नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसको कहा जाता है। तो हम अपनी नदियों को कितने में विभाजित कर सकते हैं? 23 बृहद में और 200 लघु स्त्री नदी द्रोणियों में विभाजित कर सकते हैं। जहां हमने बताया कि जल ग्रहण क्षेत्र यानी जो बड़ी नदी को जहां से जल मिल रहा है वो आपका द्रोणी या रिवर बेसिन कहलाएगा। और आज भी अगर हम देखें तो वहीं पे जहाँ पे नदियाँ हैं वहीं पे हमें जनसंख्या का जमाव ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक तो जो उपजाऊ सॉइल है वो हमें मिलेगी, पेड़ पौधे जीव जंतु आपके कृषि के लिए उपजाऊ भूमि मैदानी क्षेत्र सब कुछ तो आपको नदियों के किनारे ही मिल रहा है। ठीक है। और हमारे लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है जल की वो हमें स्वच्छ जल नदियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं अपवाह तंत्र की। कोई भी नदी चाहे वो ग्लेशियर से निकले या अगर वो निकल रही है वर्षा के जल के द्वारा तो वो क्या करेगी? सबसे पहले स्टार्टिंग के अवस्था में रहेगी तो हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र की नदियां हैं क्योंकि ढाल जो है ज़्यादा मिलती है उनको तो अपनी युवावस्था में तेज गति से आएंगी। जब वो तेज गति से आती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े खड्ड वगैरह लेकर के बहा के हुए चली आती हैं। तो ये क्या होगा कि एक दूसरे से टकराते हैं तो छोटे छोटे भागों में बढ़ते जाएंगे तो एक मैदान का निर्माण कर देंगी। ठीक है। तो नदी का ये स्रोत जहाँ से वो उद्गमित होगी वो होगा, भी आकार की घाटी बनाते हुए चली आएंगी। ऊपरी भाग में इनकी गति तेज होगी। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि मैदानी क्षेत्र आ जाएगा एक तरीके से बराबर वाला क्षेत्र तो वो मुड़ती हुई ऐसे आएंगी, यानी उनकी जो आकार हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है विसर्प नदी। ठीक है, ये कहलाता है विसर्प। ठीक है।
ऊपरी भाग में वी आकार की घाटी बनाते हुए वो तेज गति से आएंगी, अपने साथ गाद और मिट्टी यानी वो निक्षेपण भी करेंगी, उसके साथ साथ वो वहाँ के क्षेत्र को तोड़ेंगे भी, अपर्दन का भी काम करेंगी। यानी नदियाँ दो काम करती हैं मुख्य रूप से, एक तो निक्षेपण करती हैं, दूसरा अपर्दन करेंगी। निक्षेपण करेंगी तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये इकट्ठा करेंगी तो चीज़ें क्या होंगी, यहाँ ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ का काटती चली जाएंगी तो ये रास्ता ऐसे बढ़ जाएगा, तो विसर्प तैयार करती हुई आएंगी। फिर इसके बाद जब मध्य भाग में आएंगी तो यहीं पे जो है आते हुए ये गोखुर झील का निर्माण करेंगी। मान लीजिए ऐसे ये बह रही हैं तो ये वाला पोर्शन इधर का पोर्शन काटेगा और ये वाला पोर्शन इधर का पोर्शन काटेगा। क्लियर हो रहा है? तो जब इधर का पोर्शन कटेगा तो ये नदी कैसे बहने लगेगी, ऐसे बहने लगेगी, और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था तो कैसे होगा, ये पोर्शन ऐसे आने लगेगा, ठीक है, ये ऐसे बढ़ जाएगा। फिर धीमे धीमे क्या होगा कि ये पोर्शन कट के ये बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा और ये पोर्शन ऐसे होकर के ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र होता है ये ऐसे चल रही है, तो ये बीच वाला क्षेत्र जब बच जाएगा तो ये ऐसे गोखुर की तरह होता है। गाय के खुर देखा है आपने, गाय के खुर की तरह होता है, इसीलिए इसको गोखुर, पानी रहेगा इसलिए गोखुर झील भी कहते हैं। और ये इसका निर्माण जो आपका मध्य वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे होगा मैदान में, क्योंकि निक्षेपण और अपर्दन की क्रिया के कारण वो एक तो चीज़ें ला रही हैं, दूसरा नीचे से कटाव भी कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नदी के स्रोत, फिर इसके बाद इसका ऊपरी भाग जहाँ पे वी आकार की घाटी बनाएगी, फिर इसके बाद ये जैसे सांप नहीं होता है उस तरह से आएगी मैदानी क्षेत्र में, तो विसर्प बोला जाएगा इसको। और यही भाग क्या होगा, जैसे ये नदी आ रही है देखिए, तो ये नदी की धारा पहले ऐसे थी, ठीक है, धीमे धीमे क्या हुआ, इसका पानी इतना ऐसे 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 जाने लगा और ये भाग कट कट करके इधर पीछे आने लगेगा, फिर और कटेगा, ये कट कट के ये वाला भाग बच गया और ये भाग ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पे गोखुर झील का निर्माण होगा। फिर क्या होगा, क्योंकि ये अपनी वृद्धावस्था में निचले भाग में आ जाएगी, ठीक है, इधर युवावस्था में थी तो तेज गति से पानी था, क्योंकि ये निक्षेपण भी करती जा रही है अपर्दन के साथ साथ, अपर्दन की प्रक्रिया कम हो रही है, निक्षेपण ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्या होगा कि ये अपने कई भागों में बट जाएगी। यहाँ मान लीजिए गाद और मिट्टी इकट्ठा हो गई तो वो दूसरी तरफ से जाएगी कि नहीं जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। अगर एक बड़ा पत्थर यहाँ आ जाएगा, पानी ऐसे आ रहा है तो पानी डाइवर्ट होके ऐसे बहेगा कि नहीं बहेगा, फिर यहाँ पे कुछ देर बहेगा, फिर अगर इसने यहाँ पे गाद और मिट्टी इकट्ठा कर दी ज़्यादा तो फिर ये पानी क्या होगा, ये जो पानी था ये ऐसे आने लगेगा। क्लियर हो रहा है? अगर यही आते हुए यहाँ पे इसने गाद और मिट्टी इकट्ठा कर दी तो पानी क्या होगा, फिर ऐसे बह के ऐसे आने लगेगा। बस यही तो आपका जो है क्या है, डेल्टा है। गाद और मिट्टी इकट्ठा करना ही डेल्टा है और ये प्रक्रिया समुद्र में मिलने से पहले होती है, क्योंकि जो हमारी नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्र की हैं और जो आपका हिमालय है, क्योंकि टेथिस सागर से इसका निर्माण हुआ है, तो इसकी जो सॉइल है उसको काटना जो है या चट्टान को काटना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट होंगी। अगर यही लावा निर्मित होती तो कटाव कम होता, इसीलिए तो आपका उधर अगर हम देखें नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, एक्चुअली बनाती हैं, एक रीज़न ये भी है, ठीक, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र की जितनी नदियाँ हैं, हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है या हिमालय का क्षेत्र है वो टेथिस सागर का पार्ट था, और टेथिस सागर में जो धूल और बालू का जमाव है वही तो ऊपर उठा है,
जब प्लेट्स नीचे गई हैं तो ये वाला पोर्शन मैं तब बता दूंगी। अभी आप सीधे सिंपल सी चीज़ समझिए कि किस तरह से नदी आती है, यही आपका अपवाह तंत्र होगा। और अगर ये समझ जाएंगे तो आपको अपने आप सारे क्वेश्चंस क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? अपवाह तंत्र, किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली। ठीक है, किसी क्षेत्र की जो जल के बहने की प्रणाली है वही अपवाह तंत्र है। ठीक है, अब क्या है अपवाह तंत्र? कि एक नदी का स्रोता होगा जहां से नदी उद्गमित होगी, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर वो पठारी या पहाड़ी क्षेत्र से ऊपर से नीचे जा रही है, ढलान ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो वी आकार की घाटी बनाएगी। फिर जैसे ही वो अपना निक्षेपण और अपर्दन करने लगेगी और एक समतल पोर्शन में आने लगेगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, पहाड़ से उतरिए और मैदान में चलिए। किसी गाड़ी को आप पहाड़ पे ऐसे छोड़ दिए तो सर नीचे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? स्पीड तेज होगी। स्पीड तेज होगी तो अपने साथ जो और चीज़ें लाएगी वो भी अपने साथ ज़्यादा लेके आएगी और अपर्दन ज़्यादा करेगी। फिर वो अपर्दन कहाँ जाएगा? वो अपर्दन वहाँ जाएगा जहाँ वो समतल होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे आएगी तो उसका निक्षेपण वो शुरू कर देगी। अब ज़्यादा मात्रा में निक्षेपण होगा और ये समतल भाग है तो किसी भी गाड़ी को तेज स्पीड में आप छोड़ेंगे तो उतनी तेज़ी से भागेगी थोड़ी ना मैदान में। गाड़ी मतलब आपको स्टार्ट नहीं करना है कि स्पीड लगा दी और फिर चलाना है। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को अगर गिराते हैं ऐसे ढाल से तो तेज़ी से गिरेगा और अगर ऐसे खींचते हैं तो कम स्पीड रहेगी। बस मेरा समझाने का यही मकसद है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये मैदान में आएगी तो मैदान में क्या करेगी कि भाई यहाँ ऐसे ये बहना तो सीधा चाह रही है नदी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने निक्षेपण कर दिया है और साथ में कटाव का अपर्दन भी तो करती रह रही है। भाई ये जो इसका क्षेत्र था तो ये सीधा बहने के अलावा ये यहाँ पे चीज़ें ला के रख भी तो रही है, यानी यहाँ पे गाद और मिट्टी भी इकट्ठा कर रही है और उसके साथ साथ यहाँ का पोर्शन काट भी रही है। कटाव करेगी कि नहीं करेगी? तो जब कटाव करेगी तो ये किस शेप में आ जाएगा? ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब ये कैसा दूर से लगेगा? जैसे कोई सांप हो, तो वो क्या कहलाएगा? विसर्प। ठीक, विसर्प हो गया। इसके बाद यही विसर्प जब आगे बढ़ेगा तो होगा क्या? जैसे गाद और मिट्टी ये क्या करेगी? यहाँ आई और ये भाग ऐसे चल रहा था। ठीक, फिर गाद और मिट्टी यहाँ पे इसने इकट्ठा करनी शुरू कर दी और कटाव भी जारी रखा अपना। ये इधर से कटाव कर रही है और इधर से भी दूसरी धारा इधर से कटाव कर रही है। तो कुछ वर्षों के बाद होगा क्या कि यहाँ पे झील बच जाएगी, यहाँ पे झील बच जाएगी, पानी यहाँ पे कुछ रह जाएगा और क्योंकि ये वाली धार भी कटाव कर रही है, इधर वाली भी धार कटाव कर रही है। दो धारा हैं तो इधर भी दोनों तो कटाव करेंगी ना, दोनों साइड में। तो जब दोनों साइड में कटाव हो रहा है तो ये देखिए। ठीक, तो जैसे ये धारा ये कटाव इधर कर रही है और ये कटाव इधर कर रही है, तो धीमे धीमे क्या होगा? ये कटाव बढ़ता जाएगा, इधर का कटाव बढ़ता जाएगा, फिर ये कटाव बढ़ा, फिर ये बढ़ा। तो ये धारा धीमे धीमे ये भी तो कटाव कर रही है तो ये इधर आ जाएगी और एक नई धारा इधर से ऐसे बन जाएगी। तो ये नदी कैसे बहने लगेगी? ऐसे बहने लगेगी। जब ये ऐसे बहने लगेगी तो ये कैसी हो जाएगी? ये कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला। तो ये कैसा आपको शेप दिख रहा है? जैसे गाय का खुर होता है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहते हैं और इसका निर्माण आपके मैदानों में हो रहा है क्योंकि नदी निक्षेपण भी कर रही है और साथ में कटाव भी कर रही है। अपर्दन और निक्षेपण, ध्यान रखिएगा, दोनों काम नदी के द्वारा ही होता है। फिर
फिर इसके बाद जब वो और निचले भाग पे पहुंचेगी और इधर समुद्र है, तो समुद्र से मिलने के पहले क्या हो रहा है कि गाद और मिट्टी, क्योंकि अब ये वृद्धावस्था में आपकी नदी आ गई है, पानी की स्पीड कम हो गई है, उसके साथ भार ज़्यादा हो गया है, यानी जो निक्षेपण वो उधर कर रही थी कम था, धीमे 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 निक्षेपित पदार्थ ज़्यादा हो रहे हैं, वो कई बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तो क्या करेगा, धीमे धीमे क्या कर रही है, वो अपने रास्ते में ही, जैसे वो यहाँ आ रही है तो अपने रास्ते में ही वो निक्षेपण करना शुरू कर दे रही है और साथ में इधर अपर्दन भी कर रही है। ठीक है, तो ये धारा दो में बटेगी कि नहीं बट जाएगी? बट जाएगी। फिर ये जो दो धारा चल रही थी, तो फिर ये क्या करेगी, निक्षेपण करती चली जाएगी। तो जब यहाँ निक्षेपण करेगी तो ये फिर एक धारा में इधर और इधर बढ़ गई। तो जब ये कई धाराओं में बढ़ जाती है तो ये आपका कहलाता है डेल्टा। क्लियर हो गया? तो ये जो है अपवाह तंत्र, किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली, एक ये मुख्य नदी की मैंने बात करी और यही आपका अपवाह कहलाता है। ठीक है, तो निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल को अपवाह कहते हैं। और यही अपवाह में अगर दूसरी भी मिल जा रही हैं, ठीक है, अगर इसी में एक सहायक नदी मिली, फिर उसकी दूसरी मिल गई, फिर उसकी इधर से कोई आई मिल गई, यानी ये मुख्य धारा है, इससे जितनी मिलती जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक तंत्र का निर्माण करेंगी कि नहीं करेंगी? ठीक है, तो यही आपका कहलाता है अपवाह तंत्र। क्लियर हो गया? अब भारत का अपवाह तंत्र कैसा है? भारत का जो अपवाह तंत्र है ये आपका इंडिया है। अपवाह तंत्र यानी बहाव का जो क्षेत्र है वो कहाँ से मिल रहा है वही मेन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा तंत्र मंत्र सुन के। ठीक है, तो हमारा जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है, ऐसे है, देखिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इधर वाली नदियां हैं वो इधर बह रही हैं। ठीक, पहला अपवाह तंत्र। दूसरा जो है वो कैसे आ रही हैं, वो ऐसे आ रही हैं, ये दूसरा अपवाह। मेन जो ये बांटा गया है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, तो एक ये यमुना गंगा उनकी सहायक नदियाँ, और दूसरा यहाँ जो पठार से निकल रही हैं नदियाँ वो भी किधर जा रही हैं, इधर ही जा रही हैं। यमुना में मिलके गंगा में मिल रही हैं या डायरेक्ट गंगा में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अपवाह है वो ऐसे बटा है। क्यों? क्योंकि इधर की नदियाँ इधर जा रही हैं, इधर की नदियाँ इधर जा रही हैं, इधर की नदियाँ इधर जा रही हैं, इधर की नदियाँ इधर जा रही हैं। क्लियर हुआ? चलिए फिर एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, इधर की नदियाँ किधर बहेंगी, इधर बहेंगी, इधर की नदियाँ किधर बह रही हैं, इधर बह रही हैं। क्लियर हुआ? और गंगा और उसकी सहायक नदियाँ किधर बह रही हैं, इधर बह रही हैं। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। ठीक, और ये आपका हिंद महासागर है। और ये वाली नदियाँ किधर बह रही हैं, इधर बहेंगी, और ये इधर जो निकल रही नदियाँ वो कहाँ जाएंगी, इधर जाएंगी। ठीक, ये इसकी सहायक नदी है। तो अपवाह तंत्र आपका क्या हुआ, यही तो हुआ। ऐसे बांटेंगे तो सब दिख जा रहा है। ठीक, नदियों का अपवाह तंत्र।
हमने बात करी अपवाह तंत्र क्या होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष की जो जल प्रणाली होगी और नदियाँ कहाँ बहेंगी और कहाँ किस किस से जल लेंगी, कहाँ मिल जाएंगी, कैसे मिलती हैं, ये आपका अपवाह तंत्र है। और निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो प्रवाहित जल होगा वो अपवाह कहलाएगा। एक निश्चित वाहिका, जैसे यहाँ पे सिंधु है, यहाँ पे गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे आपकी नर्मदा और ताप्ती हो गई, कृष्णा कावेरी हो गई। ठीक है, तो ये जो मुख्य अपवाह होगा वो अपवाह कहलाएगा। और इनका जो जाल होगा, इनकी सहायक और उप सहायक जो होंगी वाहिकाओं का जाल, वो अपवाह तंत्र कहा जाता है। और किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होगा वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होगी उस पर डिपेंड करेगा। भौगोलिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, ढाल कैसी है, बहते जल की मात्रा क्या है, और बहाव की जो अवधि होगी उस पर निर्भर करेगी। फिर चलिए नदियों का जो अपवाह तंत्र और उनका अपवाह प्रतिरूप है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम तंत्र की बात करेंगे, फिर इसके बाद प्रतिरूप की। प्रतिरूप यानी ऊपर से कैसा दिख रहा है, लोकल नदियाँ भी तो मिलेंगी। ठीक है, मेन बहाव हमें पता है कि गंगा नदी जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में जाएगी, अरब सागर में तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ढलान ऐसे है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार से नदी जो है आपकी उत्तर प्रदेश तो नहीं आएगी, आपको पता है। लेकिन बिहार की ही छोटी नदी आपके बिहार की ही किसी एक नदी से मिल सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, या थोड़ी दूर चल करके वो सीधे आकर के गंगा में मिल सकती है। तो वो जो व्यवस्था है वो आपकी तंत्र कहलाएगी, और ऊपर से कैसा दिखता है वो आपका प्रतिरूप कहलाएगा। चलिए फिर अपवाह तंत्र की बात कर देते हैं। तो अपवाह तंत्र जो होगा वो आपका दो तरीके का होगा, याद कर लीजिएगा इसको। एक होता है क्रमबद्ध और दूसरा होता है अक्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब पता है कि ऐसा ही होना है, क्रम से होगा। उसमें पहला है अनुवर्ती। अनुवर्ती क्या है कि वो नदी ढाल के अनुरूप ही विचरण करेगी। ठीक, या और ये प्रथम वाली नदी होगी, प्रथम अवस्था की, यानी सबसे पहले यही उद्गमित होनी है। फिर इसके बाद परवर्ती अपवाह तंत्र में क्या होगा, ये दूसरी साइड से आएगी और इसकी सहायक के रूप में इसको जल देगी। फिर प्रति अपवाह में क्या होगा कि प्रति अपवाह में जो अनुवर्ती है उसके विपरीत दिशा में ये जाएगी। क्लियर हो रहा है? विपरीत दिशा में जाएगी का मतलब यह है कि हो सकता है कि जो प्रादेशिक ढाल हो वो विपरीत हो थोड़ी दूर के लिए, लंबी नदी नहीं होगी, याद रखिएगा। ये जो है थर्ड नंबर में आएगी। सबसे पहले नंबर पे ये आपकी आएगी कौन सी नदी, अनुवर्ती नदी, जो लंबी होगी, गहरी होगी, जल ज़्यादा होगा और मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र से ये जल लेके आएगी, पहली। दूसरे प्रकार की नदी होगी जो वहाँ जो राज्य होगा उससे निकल के, या कोई पठार होगा, या जैसे आपकी गोमती नदी हो गई, ये सब तरह की नदियाँ, या कोई झील होगी वहाँ से निकल करके आ रही होगी और मुख्य नदी को जल दे रही होगी। तो वो होगी आपकी परवर्ती, यानी ये जो है आपकी हो गई अनुवर्ती, और ये हो गई आपकी परवर्ती। और इन परवर्ती नदी को जो मुख्य विशेषता क्या है कि उल्टी दिशा में, जैसे पश्चिम से पूर्व अगर ये चल रही है तो ये पूर्व से पश्चिम चलेगी। क्लियर हुआ? पश्चिम से पूर्व अगर आ रही है तो ये पूर्व से पश्चिम जाएगी, और ये प्रादेशिक नदी होगी, ज़्यादा लंबी नदी नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है हमारी ढाल तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, गंगा नदी की। क्लियर हुआ? तो ये जो नदी है वो आपके प्रति अपवाह के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये प्रति अपवाह वाली नदी होगी और इसी में डायरेक्ट जा करके मिलके वो मुख्य नदी को जल दे देगी। अब
अब सबसे लास्ट में आती है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती हो सकता है कि थोड़ी दूर नदी जो है निकले और इस नदी की डायरेक्शन में ही चले। जैसे ये अगर पूर्व से पश्चिम वो पश्चिम से पूर्व चल रही है तो ये भी पश्चिम से पूर्व ही चलेगी। लेकिन प्रति अपवाह ये कैसे चलेगी? ये पूर्व से पश्चिम चलेगी, यानी ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चल रही है, और ये भी कैसे चलेगी? ये भी ऐसे ही चलेगी। और यही जो है वो आपका अपवाह तंत्र है, क्रमबद्ध। क्लियर हो गया? तो क्रमबद्ध अपवाह तंत्र में आपको 4 चीजें याद करनी है। अनुवर्ती जो मुख्य नदी है, फिर परवर्ती जो सेकंड नंबर की या उसकी सहायक है, फिर प्रति अपवाह जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और नवानुवर्ती अपवाह जो आपकी अनुवर्ती के दिशा में ही चल रही है, और ये आपकी सहायक भी हो सकती है। किसकी? परवर्ती नदी की। क्लियर हो गया? चलिए फिर से एक बार बता रहे हैं। एक मुख्य धारा, ठीक, अगर ये पश्चिम से पूर्व जा रही है, ठीक, तो ये आपकी जो पहले उद्गमित हुई है ये आपकी होगी अनुवर्ती। अब इसकी जो सहायक है वो जो समकोण में आके मिल रही है वो है आपकी परवर्ती नदी। फिर परवर्ती नदी में ही अगर कोई नदी, ये इधर भी हो सकती है या उधर भी हो सकती है, कोई नदी आकर के इससे मिल जाए, डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, यानी वो ऐसे आके मिल रही है। तो ये आपकी होगी प्रति अपवाह। और अगर दूसरी नदी कोई भी हो, अगर वो ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, थोड़ी दूर गई है, यानी उसकी डायरेक्शन कैसे? ऐसे है। किसके समान? अनुवर्ती के समान। तो ये नवानुवर्ती नदी कहलाएगी, और ये दोनों छोटी नदियां ही होंगी। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं पूर्ववर्ती अपवाह की। पूर्ववर्ती अपवाह में क्या होगा कि जैसे हमको पता है कि हमारी जो अर्थ थी वो सबसे पहले एक विशाल यहाँ पे खंड था और इधर पूरे पे जल था। धीमे धीमे ये भाग टूटा है, तो ये जो है आपका अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड बना है, और ये आपका टेथीस सागर बना है। क्लियर हो गया? ऊपर अंगारा लैंड उत्तर की ओर और नीचे दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथीस सागर। क्लियर हुआ? अब जब टेथीस सागर है तो जाहिर सी बात है नदियां होंगी और उसमें जल गिरा रही होंगी। गिराएंगी कि नहीं गिराएंगी? गिराएंगी। भाई जहाँ पे सागर होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं से तो जल की धारा आकर के बही रही होगी। तो जो नदियाँ उस टाइम बह रही थी, और आपको पता है कि ये प्लेट्स ऊपर जा रही हैं, तो ये वाला क्योंकि अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक जब बताएंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर करा देंगे। तो यहाँ पे जब नदियाँ गिर रही हैं तो ये बताइए एकदम से हिमालय ऊपर तो उठा नहीं होगा कि भाई आज इतना है और कल इतना ऊपर उठ गया होगा। नहीं, बच्चे को आप मार तोड़ के जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? या घड़ा बनाते हो या मिट्टी का कोई चीज़ बनाते हो, जैसा शेप चाहो वैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो वही तो यहाँ भी नदियों ने किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उठ रहा था हिमालय। तो जाहिर सी बात है जैसे ही उठा वैसे ही काट दिया। आप अपने बाल को जैसे ही थोड़ा बड़ा हो काट दीजिए, फिर थोड़ा बड़ा हो काट दिए, तो क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ कि जब ये पहाड़ उठ रहे थे तो ये नदियाँ क्योंकि बह रही थी, तो अगर यहाँ पे पोर्शन कोई उठा तो इन्होंने इसका अपर्दन कर दिया, फिर उठा फिर अपर्दन, फिर उठा फिर अपर्दन। तो जब अपर्दन होता जा रहा था तो ये यहाँ पे पहाड़ उठ गए हैं, लेकिन जहाँ पे नदियाँ बह रही थी वो अपने ही उसमें बहती चली गई। यहाँ पे अपर्दन
के कारण ये हिमालय का जो भाग था वो उठ नहीं पाया है। ठीक, तो ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, इसमें क्या है, जैसे वो बह रही थी उन्होंने अपना रास्ता हिमालय के उठने के बाद भी चेंज नहीं किया, तो उस तरह की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। अब अध्यारोपित अपवाह तंत्र, अध्यारोपित अपवाह तंत्र में क्या होगा कि जैसे एक बार इन्होंने काटा, फिर ये काटती चली गई। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की जो अध्यारोपित अपवाह तंत्र है मोस्टली ये दक्षिण भारत की नदियाँ होंगी, तो वहाँ पे क्या है कि वर्षा से ही जल मिलना है, तो इन्होंने काटा, फिर जल कम हो गया, फिर वो काटती चली गई क्योंकि पठारी क्षेत्र है और एक खड्ड की तरह निकालती चली गई, तो वो पहले को छोड़ के फिर दूसरे में चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये अध्यारोपित अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। अब अपवाह तंत्र के प्रकार अभी मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें अनुवर्ती अपवाह फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तंत्र प्रतिरूप मैं इसके बाद बताऊंगी, अभी मैं तंत्र बता रही हूँ आप लोगों को। तो जो अनुवर्ती अपवाह है, नदियाँ अनुवर्ती क्या है, अभी समझाया है कि नदियाँ या वाहिकाएं जो प्रारंभिक ढाल का, जिधर ढाल है उसका अनुसरण करती हुई प्रवाहित होंगी, अनुवर्ती अपवाह या अनुगामी अपवाह। कंफ्यूज मत होइएगा, अनुगामी या अपवर्ती, ठीक है, अनुगामी भी बोला जा सकता है उसको। अनुगामी यानी जैसा ढाल है उसके अनुसार चलना, ठीक है। अनुवर्ती या अनुगामी अपवाह तंत्र का ये निर्माण करेंगी और इनका विकास, पहली चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले ये विकसित होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुवर्ती अपवाह वाली नदियाँ कब विकसित होंगी, तो ये सबसे पहले विकसित होंगी और ये सबसे बड़ी और लंबी नदी होती हैं। और दूसरा क्या है, ये क्योंकि सबसे पहले विकसित होंगी तो ये सबसे बड़ी भी होंगी और सबसे लंबी भी होंगी। क्लियर हो गया? जो तीन हैं उनसे ये लंबी भी होंगी, सबसे पहले उद्गमित होंगी, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो अनुवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। फिर परवर्ती, मुख्य नदी की ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। जैसे हमने बोला कि ये मुख्य नदी है और दूसरी नदी अगर समकोण में आकर के मिल रही है तो ये जो सहायक नदी होती है वो आपकी परवर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करेगी। ठीक है, ये सेकंड नंबर। जैसे चंबल, केन, काली, सिंध, बेतवा, ये जैसे अब जमुना में आके मिल रही हैं, तो ये मुख्य नदी, फिर उसका जो है अनुसरण करने वाली जो होंगी वो परवर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करेंगी। फिर प्रति अपवाह तंत्र, नदियां या वाहिकाएं जो अनुवर्ती अपवाह के विपरीत दिशा में, जैसा हमने बताया कि मुख्य नदी इधर से जा रही है यानी इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन ये छोटे क्षेत्र की नदियां होंगी, प्रादेशिक नदियां होंगी, या हो सकता है राज्य स्तरीय नदियां हों, क्योंकि राज्य का तो ढाल हो सकता है ना कि इधर हो, ऐसे बह रहा हो, लेकिन पूरे अगर हम उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत विशेष की बात करें तो उनका तो डायरेक्शन इधर ही होगा ना। तो ये जो है विपरीत दिशा में, ये ध्यान रखिएगा कि प्रति अपवाह तंत्र वाली नदियाँ ये जो है अनुवर्ती अपवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। फिर नवानुवर्ती, जैसा हमने बताया था कि ये जो है जैसे आपकी मुख्य नदी बह रही है उसी दिशा में बहती हैं, ये भी उसी दिशा में जाएंगी। ठीक है, और तृतीय क्रम की अपवाह होती हैं ये,
और प्रमुख अनुवर्ती नदी के समानांतर प्रवाहित होती हैं। जैसे ये बह रही है वैसे उसी दिशा में समानांतर प्रवाहित होंगी। और परिवर्ती नदी से ये समकोण में मिलती हैं। परिवर्ती नदी ये हुई जो मुख्य नदी से मिल रही है, समकोण में मिलती है और सबसे बाद में ये विकसित होती हैं। तो सबसे बाद में विकसित होने वाली ही यही होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो नवानुवर्ती है वो सबसे बाद में विकसित होगी और ये समकोण में जो सहायक होगी अनुवर्ती नदी की उससे मिलेगी। सॉरी। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो है तृतीय क्रम की अपवाह होती है। क्लियर हो गया। और अपर्दन चक्र कौन सा होगा? द्वितीय अपर्दन चक्र। तो ये जो नवानुवर्ती है द्वितीय अपर्दन चक्र के द्वारा विकसित होंगी। किसकी सहायक होंगी? तो ये परावर्ती की होंगी, अनुवर्ती नदी के समानांतर प्रवाहित होंगी और ये परवर्ती से समकोण में मिलती हैं और तृतीय क्रम की अपवाह होती हैं। लेकिन द्वितीय अपर्दन चक्र के कारण इनका विकास होगा। अब एक बारी मैप में देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए मुख्य नदी है, तो ये अनुवर्ती हुई कि नहीं हुई? ये अनुवर्ती हो गई। अब ये जो नदी इनसे मिल रही है ये परवर्ती हो गई। अब इसी में कोई विपरीत दिशा में कोई मिले तो प्रतिनुवर्ती हो गई। और इसी की दिशा में अगर जैसे ये जा रही हैं उसी दिशा में कोई और नदी अगर इनसे मिलती है उसी दिशा में आती हुई तो ये नवानुवर्ती हो गई। बस यही तो याद करना है। कोई टफ लग रहा है? अनुवर्ती कौन है? मुख्य नदी जो सबसे पहले विकसित होगी। परवर्ती कौन है? जो मुख्य नदी से समकोण में मिलेगी उसकी सहायक होगी। अब प्रति अपवाह कौन सा होगा? प्रति मतलब उल्टा किसका? अनुवर्ती का। तो जो उल्टा मिल जाएगी इससे सहायक नदी से तो वो आपकी प्रतिनुवर्ती। और जो जैसा आपकी अनुवर्ती जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर कोई जल का स्रोत या नदी बहती है तो वो आपका नवानुवर्ती अपवाह तंत्र कहलाएगा। बस यही तो याद करना है। फिर पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की बात कर देते हैं। तो अपवाह तंत्र आपका अक्रमबद्ध और क्रमबद्ध अपवाह तंत्र जैसा हमने पिछले उसमें बताया था। तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र में क्या होगा कि जैसा हो रहा है जैसे जहाँ से मान लीजिए यहाँ तैतीस सागर था, ठीक, तो ये नदियाँ जैसे जल दे रही थी वैसे ही देंगी। ठीक है, यानी जैसे बह रही थी वैसे देंगी। चाहे कोई भाग ऊपर उठे चाहे नीचे उठे, नीचे जाएगा तो जैसे ही बातें चेंज हो जाएगा, ऊपर उठे तो उसका फर्क इनको नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि ये अपर्दन करती चली गई थी और क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति की वो प्रारंभिक अवस्था थी। अगर हिमालय उठ चुका होता फिर ये उद्गमित होती तो जैसा हिमालय की दिशा थी वैसे ढाल थी उसके अनुरूप अनुसरण करती उसका। लेकिन हिमालय उठ रहा था और वो बह रही थी तो जैसा वो चाह रही थी वैसा। जैसे मम्मी पापा के अकॉर्डिंग हम लोग काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोग पहले ही हम लोगों को जो है दबा उबा के अपने हिसाब से काम कराना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है क्योंकि वो पहले से थी तो जैसा वो चाह रही थी वैसा मैं किया, यानी अपर्दन करती चली गई हमारा। तो जब अपर्दन करेंगी तो इनका ये मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे क्या, क्योंकि बह रही थी तो ये उठा भाग ना, तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा सिंधु नदी के ऊपर। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जैसे ही ऊपर उठा उसने अपर्दन कर दिया, फिर ऊपर उठा अपर्दन कर दिया। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि कौन से पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का निर्माण करेगा? तो आपके सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है,
ये कई बार पूछा जा चुका है, तो क्यों है मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ये बह रही थी और इन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया है, इसलिए ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगे। यानी ढाल का अनुसरण नहीं किया, रास्ता नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में रास्ता अलग था, पहले सारी नदियाँ इधर बह रही थी, तो ढाल का अनुसरण नहीं कर रही थी। ठीक है, फिर बात करते हैं अध्यारोपित या पूर्वारोपित अपवाह। एक विशिष्ट प्रकार का अपवाह होता है जिसका विकास पहले ऊपरी शैल संस्करण पर होगा, ऊपर के जो शैल होंगे उन पे होगा। जैसे ये पोर्शन है, तो पहले क्या होगा कि इधर से अपवाह होगा, फिर धीमे धीमे क्या होगा कि ये वाला और गड्ढा करती चली जाएंगी, तो ये अपवाह चेंज होके और नीचे आ जाएगा दूसरे संस्करण पे, तो बाद में उसके नीचे स्थित शैल संस्करण पर हो जाता है और नदी घाटी का विकास पहले ऊपरी आवरण शैल पर होता है, बाद में दूसरे पे, इसलिए ये जो है कहलाती हैं अध्यारोपित या पूर्व रोपित अपवाह। इसका जो उदाहरण है वो है दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास, रीवा के पठार पर बहने वाली नदियाँ। ये याद कर लीजिएगा कि कौन सी नदियाँ अध्यारोपित का उदाहरण है और कौन सी नदियाँ पूर्व रोपित का उदाहरण है, या पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं वो याद कर लीजिएगा। अब ये जो नदी होगी अध्यारोपित, वो क्या करेगी कि नदी अपहरण का काम करती है, मुख्य विशेषता होगी इसकी। अब नदी का अपहरण कैसे होगा? अब मान लीजिए ये कुंड है, इसमें जल भरा हुआ है, तो ये जल जब ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा, तो नदी के माध्यम से ये गिर रहा है इधर, एक भाग इधर गिर रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहा है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन आएगी, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कुंड है जल का, तो एक जल अगर इधर बह रहा है तो दूसरा जल इधर अगर बह रहा है तो होगा क्या, यहाँ कटाव होगा और इधर भी कटाव होगा। नीचे तो ये अपना अपरदन करती ही हैं, साथ में जहाँ से गिरेंगी वहाँ भी तो अपरदन करेंगी, ऊंचाई से नीचे आएंगी तो, और यही नदी ये भी तो कर रही है कि यहाँ अपरदन करेगी तो यहाँ भी तो अपरदन करेगी। तो जब अपरदन करेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गहराई थी दोनों की गहराई मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई? अपरदन यहाँ से इन्होंने शुरू किया और पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गई, और ये आपका कुंड है, तो यहाँ तक अपरदन अगर कर देंगी ये, तो इसका जल इसमें आने लगेगा या इसका जल इसमें आने लगेगा। अब होगा क्या कि जिसकी ढाल ज़्यादा होगी या जिसके पास पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो धीमे धीमे इसका भी जल इसमें जाने लगेगा। जब इसका जल इसमें जाने लगेगा तो ये नदी तो गायब हो जाएगी, और यही जो प्रक्रिया होती है ये आपका कहलाती है नदी अपहरण। और ये घटना कहाँ होगी? जो आपकी अध्यारोपित या पूर्वरोपित नदियाँ होंगी उनके द्वारा होगी। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं हिमालय अथवा उत्तर भारत की नदियों द्वारा विकसित अपवाह प्रतिरूप। हिमालय, अभी हम बात कर रहे हैं हिमालय या उत्तर भारत की नदियों के द्वारा जो प्रतिरूप विकसित होते हैं, उनके द्वारा दूर से देखने पे वो कैसे लगते हैं, वृक्षाकार लगते हैं कि आयताकार लगते हैं, कैसे लगते हैं, उस प्रतिरूप की बात हम करने जा रहे हैं। भौतिक दृष्टि से देश में प्रायद्वीपेतर या प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों का विकास हुआ है, जिन्हें क्रमशः हिमालय की नदी और दक्षिण पठार की नदियों के नाम से हम बुलाते हैं।
मतलब हमारे यहाँ क्या है, दो तरह की, एक तो जो हिमालय से निकलती हैं यानी ग्लेशियर के माध्यम से निकलेंगी, दूसरी जो पठारों से उद्गमित होंगी और वर्षा के जल के द्वारा जो जल हमारे तक पहुँचाती हैं। तो दो तरह की नदियाँ हुई, कौन सी, एक तो प्रायद्वीपेतर और दूसरी प्रायद्वीपीय नदी, या हम कह सकते हैं कि हिमालय की नदियाँ या दक्षिण के पठार की नदियाँ। क्लियर हो गया। हिमालय अथवा उत्तर भारत के नदियों द्वारा जिस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप विकसित किया जाता है, हम आज उसकी बात करने जा रहे हैं कि हिमालय की नदियों के द्वारा जो विकसित प्रतिरूप है वो कैसा है, वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ साउथ की भी नदियों को लेंगे। हिमालय अथवा उत्तर भारत की नदियों द्वारा विकसित अपवाह प्रतिरूप। तो पूर्ववर्ती अपवाह, जैसा हमने पहले बताया कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो नदियां बह रही थी, तो हिमालय की ढलान चाहे जिधर हो, वो जैसे बह रही थी वैसे वो बहती रही हैं और बह रही हैं। तो उसमें कौन कौन सी हैं, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, भागीरथी है और तीस्ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज और आपके वनडे एग्जाम्स, पीसीएस सभी में पूछा जाता है, इसलिए कंटेंट बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता, ठीक है, ये नदियाँ आपकी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। क्रमहीन अपवाह का उदाहरण दिहांग, दिबांग और लोहित नदियां हैं। क्या होती हैं अभी हम वो भी आपको समझा रहे हैं। पहले नदियां याद कर लीजिए कि कौन किस किस तरह के प्रतिरूप विकसित करता है। तो दिहांग, दिबांग, लोहित, यानी ये कहाँ से आएंगी, इधर से है, ब्रह्मपुत्र की सहायक होंगी कि नहीं होंगी, दिहांग, दिबांग, लोहित। यानी आप ध्यान रखिएगा कि पूर्ववर्ती जो सबसे ऊपर है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये आपके पूर्ववर्ती अपवाह का, फिर ये वाले आपके क्रमहीन अपवाह का, और फिर मालाकार अपवाह का है यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन। गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है, गंगा की सहायक मालाकार अपवाह। पूर्ववर्ती अपवाह में कौन आ रहा है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता। क्रमहीन अपवाह में दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक। फिर मालाकार अपवाह में गंगा की मुख्य रूप से जो गंगा की सहायक हैं वो आ रही हैं, उसके अलावा एक दो वो याद कर लीजिएगा। तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, ये तो गंगा की सब सहायक महत्वपूर्ण नदियाँ, ये किसके अंतर्गत आएंगी, मालाकार की। यानी ये है पूर्ववर्ती, ये है आपका पूर्ववर्ती, ये है आपका पूर्ववर्ती हो गया, और ये आपका क्रमहीन हो गया, ये आपके मालाकार हो गया, ठीक है। फिर खंडित अपवाह, चंबल, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। तो चंबल और बेतवा को मुख्य रूप से आपको याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि ये आपको मालाकार में भी मिल रही हैं, लेकिन ये जो है आपको मालाकार में नहीं मिल रही है। तो मालाकार या अपवाह में आपकी यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन, ठीक है। तो ये तो सारी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन खंडित अपवाह में चंबल, बेतवा को याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूर्ववर्ती नहीं होगा तब खंडित होगा। जब ये दोनों नहीं दी होंगी तब ये ऑप्शन सही करेंगे आप, ठीक। फिर अंतःस्थलीय अपवाह आपकी लूनी, ये याद ही हो जाएगा। फिर समानांतर अपवाह में गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, क्योंकि जब आप बहते हुए देखते हो तो लगता है ऐसे लाइन खींची हुई है समानांतर,
ठीक है। फिर आयताकार अपवाह में आपकी कौन आएगी? कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, दूध कोसी, क्योंकि जो इसकी सहायक नदियां मिलेंगी वो ऐसे मिलेंगी इससे, तो आयत का निर्माण होता है। तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और दूध कोसी ये आपके आयताकार अपवाह के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, तो समानांतर, या ये एक पूरा दे दिया जाए कि गोदावरी, कावेरी और कृष्णा समानांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, सही कथन सही है या गलत, ये भी तो पूछा जा सकता है। फिर आपसे चंबल और बेतवा कौन सी नदी खंडित अपवाह का निर्माण करती है, या चंबल और बेतवा ऐसी नदियां हैं जो खंडित अपवाह का निर्माण करती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिहांग और दिबांग दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, लेकिन ये क्रमहीन अपवाह का निर्माण करती हैं, दिबांग और लोहित। क्लियर हो गया? फिर ये पूछा जा सकता है कि लूनी एकमात्र ऐसी नदी है, मुख्य नदी की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, तो लूनी मुख्य नदी, एकमात्र मुख्य नदी है जो अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करती है, तो सही होगा। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लूनी नदी मालाकार अपवाह का निर्माण करती है, कथन सही या गलत, तो गलत। क्यों? क्योंकि मालाकार अपवाह का निर्माण जो आपकी गंगा की महत्वपूर्ण सहायक मोस्टली जितनी नदियां हैं अधिकतर वो कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। ठीक। और पूर्ववर्ती अपवाह का निर्माण करती हैं आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता। ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। पूर्ववर्ती अपवाह, इस प्रकार का अपवाह तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। जैसा हमने बोला कि यहाँ पे जो भौतिक बाधा आई थी वो ये आई थी कि हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, उससे पहले ये बह रही थी। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए ये है और यहाँ पे नदी बह रही है और ये भाग हमारा उठ रहा है, तो ये नदी काट देगी ना, बढ़ने ही नहीं देगी। क्लियर हुआ? तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का जो अपवाह है वो भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित हो, यानी जो ये भाग है यहाँ जैसे बह रही थी वैसे ही बहे, ये इसके अनुकूल ना बहे, क्योंकि इतना तो उठा ही नहीं, वो उठने से पहले ही काट दिया, इसीलिए तो डर रहे हैं। इसीलिए तो पासेज बने हैं, हमने थोड़ी ना बनाए हैं, प्राकृतिक पासेज है, नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले जो नदियां बह रही थी वो उन्होंने क्या करा, उसको काटती रही, इस वजह से दर्रे पासेज बन गए हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये जो है भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित हो रही थी, और इस तरह का अपवाह प्रतिरूप ये आपका पूर्ववर्ती के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे भी सरिता अपहरण की घटनाएं होंगी, जैसा हमने आपको बताया, वहाँ पे कुंड था। यहाँ हो सकता है कि जैसे ये छोटी नदी बह रही हो और ये इसके अंदर इतनी शक्ति ना हो कि ये भौतिक बाधाओं को काट पाए, तो होगा क्या कि अगर ये पोर्शन ऊपर उठ गया तो ये अपना जल उधर दे देगी, तो हुआ होगा सरिता अपहरण। ठीक है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता ये नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। पूछा जा सकता है कि सरिता अपहरण की घटनाएं कहाँ होती हैं, तो आप बता दीजिएगा। फिर क्रमहीन अपवाह, जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा में आकर मिले। ये देखिए, जैसे आपकी सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखिए, ये सांगपो बह के आ रही है,
फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इधर से इधर होके विपरीत दिशा से सांगपो आके मिल रही है दिबांग, और यहाँ से विपरीत ऐसे आ करके यहाँ पे विपरीत दिशा में आपके दिहांग मिल रही है। फिर यहाँ से फिर ये जल को मिल रहा है। तो ये जो होगा ये आपका कहलाएगा क्रमहीन अपवाह, यानी जैसे ये बह रही है उसी तरह से दूसरी शाखाएं आके मिले तो ये आपका क्रमहीन नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ये बह रही है, जैसे कोई नदी बह रही है और इधर से ऐसे आ रही है ना, तो कोई ऐसे आकर के ऐसे मिल जाए तो विपरीत दिशा हुई, तो ये आपकी क्रमहीन या अक्रमवर्ती अपवाह का प्रतिरूप होगी। और दिहांग दिबांग लोहित को याद रखिएगा बस। ये देखिए दिबांग लोहित दिहांग, दिहांग दिबांग लोहित को याद रखिएगा। ये उल्टे ऐसे आ रही है, ये इधर से आके फिर ऐसे मुड़ी है, इधर से आके ऐसे, ठीक है। फिर खंडित अपवाह, उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने से पूर्व भाबर क्षेत्र एक छोटा सा है, भाबर क्षेत्र तक का पोषण हम मान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो खंडित अपवाह जो है वो उत्तर भारत में कम मिलेगा, आपको दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है नदी के साथ बहा करके भाबर बता देते हैं कि नदी के साथ जो बहा करके बड़े बड़े शिलाखंड लाए जाते हैं और जमाव कर दिया जाता है या मलबा, तो वैसा मैदान आपका भाबर कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि कोई नदी पर्वत से आ रही है तो तुरंत ही पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में या बालू में कन्वर्ट थोड़ी ना हो जाएंगे भाई, वो भी तो बड़े खड्ड ला रही है, गिराएगी, वो टूटेंगे, फिर वो फिसलेंगे, रगड़ खाएंगे, धारा से टूटने के बाद फिर वो जब आगे जाएंगे तो छोटे छोटे पार्ट में बटेंगे। उससे पहले कहीं तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, धीमे धीमे बहेंगे और टूटेंगे ना। तो जब ये नीचे आती है नदी तो अपने बड़े खड्डों को वहाँ पे इकट्ठा कर देती है और यही आगे जा कर के आपके मैदानों का निर्माण करते हैं। टेथिस सागर था तो हमारे यहाँ मैदान थोड़ी ना थे, नदियों के द्वारा ही तो मैदान बनाए गए हैं। और कैसे बनाए गए हैं वो आगे वाले में मैं बताऊंगी, अभी सीधे इसी पे बात करते हैं। तो मैदान तो नदियों के द्वारा ही बनाए गए हैं, फिर वो हमने बाद में रहना शुरू करा है, हमारे उपयोग से बाद में। पहले तो खड्ड रहा होगा, उसको धीमे धीमे भरा गया है नदियों के द्वारा। तो जब वो उनके द्वारा अपर्दन और निक्षेपण करा गया, निक्षेपण के द्वारा जब वो गड्ढे भर गए हैं तब वो आगे बढ़ी हैं, फिर वहाँ पे भरते हुए फिर और आगे, फिर बढ़ते हुए फिर और आगे। एकदम से थोड़ी ना वो समुद्र में जा करके नदी मिल गई है जब उद्गमित हुई थी, जब निकली है। और कैसे फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप वो मैं नदी सरिता का जब बताऊंगी कि प्रथम वाला क्या होता है, सेकंड कैसे, द्वितीय क्रम की कौन सी हैं और क्यों हैं, तो मैं बताऊंगी आपको। अभी इसी चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। और विलीन हो जाने वाली जो नदियां हैं वो खंडित या विलुप्त अपवाह का निर्माण करेंगी। ये अगर चंबल को नहीं दिया है तो ठीक है, अगर चंबल और बेतवा दी हुई हैं तो आपकी जो है ये जो भाबर क्षेत्र की नदियां हैं वो खंडित अपवाह के अंतर्गत नहीं आएंगी। सिर्फ इतना क्षेत्र आपके खंडित अपवाह के अंतर्गत आता है। बाकी जो मुख्य ये वाला क्षेत्र है चंबल और बेतवा का, वही खंडित अपवाह के अंतर्गत आएगा। उदाहरण एक बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो जो दक्षिण में मिल रही हैं नदियां आपकी चंबल और बेतवा जो आ रही हैं इधर गंगा की तरफ, वो खंडित अपवाह का निर्माण करती हैं मुख्य रूप से। और इसमें जो नदियां हैं वो हैं आपकी चंबल, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। ठीक है, क्योंकि वो पठारों से बह के आ रही हैं। तो पठारी क्षेत्र क्योंकि वो
ज्वालामुखी उद्गार के कारण वो प्लेट्स बनी हैं कुछ, तो उसको काटना, अगर हम हिमालय की बात करें तो ये जो है टेथिस सागर से निर्मित है, तो ये सॉफ्ट यहाँ की आपको पत्थर मिलेंगे और इधर वाले पत्थर को काटना मुश्किल होगा। दूसरा, जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो लंबी हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वहाँ अपरदन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी और पठारी क्षेत्र में जल की मात्रा भी कम होती है, जबकि उत्तर में देखें तो जल की मात्रा ज़्यादा है। हिम ग्लेशियर से हमको जल मिलता है, तो रेगुलर जल मिल रहा है, तो इस वजह से भी अपरदन जो है वहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपका कम होता है। तो अपरदन कम होगा, बहाव की स्पीड कम होगी, तो जो पत्थर वो बहा के लाएंगी वो बड़े बड़े शैल खंडों में रहेंगे, टूटेंगे कम। तो इस वजह से ये जो नदियां हैं वो खंडित अपवाह का निर्माण करती हैं, यानी बट जाएंगी। फिर मालाकार अपवाह की बात करें तो देश की अधिकांश नदियां समुद्र से मिलने के पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा, जैसा हमने आपको अभी पहले बताया है कि डेल्टा क्या होता है कि जब नदी आ रही है अपनी वृद्धावस्था में, तो जो गाद और मिट्टी इकट्ठा कर रही है, तो जैसे अपने मुंह के पास ही कर देगी तो पानी क्या करेगा, दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वो आई, फिर उसने मुंह के पास जमा कर दिया गाद और मिट्टी, तो फिर ये क्या करेगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा और यहाँ का पानी इधर दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि ये कई शाखाओं में बट जा रहा है ऐसे, ठीक है, और खूब गाद और मिट्टी बीच बीच में इकट्ठी हो गई है, तो ये कहलाता है डेल्टा। और ये प्रक्रिया नदी की वृद्धावस्था में जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है तो होती है। और अधिकतर जो उत्तर भारत की नदियां हैं, मोस्टली जो गंगा हैं, उनके द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, और सुंदरबन का डेल्टा इसीलिए फेमस भी है। तो ये जो है शाखाओं में विभाजित होकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, त्रिभुज के आकार की आकृति का निर्माण होता है, और इसे ही गुम्फित या मालाकार अपवाह कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर अंतःस्थलीय अपवाह, किसी सागर या महासागर में गिरकर अंदर ही आंतरिक भागों में समा जाने वाली जो नदियां होती हैं वो आपकी कहलाती है अंतःस्थलीय, जिसमें लूनी नदी का नाम विशेष रूप से चर्चा में रहता है। क्योंकि जो और नदियां हैं जो अरावली पर्वत से निकल रही हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी हैं तो उनका नाम, ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं तो छोटी का नाम नहीं है। याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला से जो निकलेंगी वो जो है अंतःस्थलीय अपवाह का निर्माण करेंगी। अब क्यों करेंगी? मान लीजिए वो निकल रही हैं अरावली से, ठीक है, इधर निकल रही हैं, तो यहाँ पे तो डेजर्ट है, तो डेजर्ट में इनके पास इतना पानी तो है नहीं, गर्म है, गर्म क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, तो थोड़ी बहुत वर्षा के कारण उनको जल मिलता है। वो जल क्या होगा, जैसे ही मरुस्थल वाले क्षेत्र को टच करेगा तो वो अंदर मरुस्थल क्या पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता तो उसमें होती नहीं है, वो नीचे जाने लगता है। जाने लगेगा तो क्या होगा, ऊपर लगेगा कि सूखा हुआ है, नीचे पानी जा करके समुद्र में मिल जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होगी वो आपके कहाँ पे हो रही है, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों में, और वो नदियाँ कहाँ पे हैं, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं समानांतर अपवाह की। तो उत्तर के विशाल मैदान में पहुंचने वाली पर्वतीय नदियां जो तीव्र ढाल का निर्माण करती हैं। अब उत्तर के विशाल मैदान में पहुंचने वाली जो नदियां हैं, तो पहले क्या होगा कि तीव्र ढाल होगा पहाड़ों पे उनकी, तो तीव्र ढाल वाली होंगी तो समानांतर अपवाह प्रतिरूप इनके द्वारा विकसित किया जाएगा। जैसे गंगा के ऊपरी मैदान की नदियां और पश्चिमी घाट से उद्गमित होकर के पश्चिम की ओर जो मिलने वाली अधिकांश नदियां हैं वो आपका समानांतर अपवाह का निर्माण करती हैं, और उसमें जो मुख्य हैं वो आपकी है नर्मदा और तापी नदियाँ। ठीक है, पश्चिमी घाट से उद्गमित नदियाँ, गंगा के ऊपरी मैदान की नदियाँ, ऊपरी मैदान यानी मैदान यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक,
तो ये वाली जो नदियाँ होंगी वो आपके क्या कहलाएंगे, समानांतर अपवाह का निर्माण करेंगे। और दूसरा नर्मदा और तापी। अगर हम चले जाए नीचे, फिर आयताकार अपवाह जिसमें सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं। इस प्रकार का प्रतिरूप भंशन की क्रिया वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे भंशन ज़्यादा होगा वहाँ पे होगी। तो आयताकार की मुख्य विशेषता याद रखिएगा कि आयताकार की मुख्य विशेषता क्या है कि भ्रंशन होना चाहिए। जहाँ पे भ्रंशन की क्रिया होगी वहाँ पे आपके आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा। और जैसे पूर्ववर्ती वो होंगी जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले नदियां रही होंगी, उसी तरह से भ्रंशन की क्रिया जहां होगी वहां पे आयताकार अपवाह का निर्माण होगा। और ये जो उत्तर की कोसी तथा उसकी सहायक नदी है, ये देखिए ये कोसी नदी है। ये कोसी नदी आपकी, ठीक है। तो ये जो कोसी नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा आयताकार अपवाह का निर्माण होगा। यानी जब वो मिलेंगी, जैसे ये कोसी नदी है तो उससे मिल रही है तो ऐसे आयत बन जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे आयत का निर्माण कर लेंगे। तो ये आयताकार प्रतिरूप। जैसे दूसरी मिली तो ये लगेगा एक ऐसे मिली तो जब लगेगा जैसे आयत का निर्माण हो रहा है, तो आयताकार अपवाह का निर्माण करेंगी। और वो कौन सी नदियां हैं, कोसी, दूध कोसी और सन कोसी। तो अगर कोसी नहीं दिया है, दूध कोसी और सन कोसी दिया है तो सही होगा, ठीक है। नदियों द्वारा आयताकार प्रतिरूप का विकास किया जाता है। क्लियर हो गया। तो आयताकार प्रतिरूप का विकास कौन सी करेंगे, जहाँ पे भ्रंशन की प्रक्रिया होगी। कोसी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा आयताकार प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। अरावली जो पर्वत श्रेणी से नदियाँ किधर की ओर, डेजर्ट की ओर जाती हैं, वो अंतःस्थली का निर्माण करेंगी। पूर्ववर्ती का निर्माण कौन कर रही हैं, वो नदियाँ जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले उद्गमित हो रही थी। क्लियर हो गया। आप लोगों के एग्जाम में भारत की नदियाँ, उनका उद्गम क्षेत्र, लंबाई कितनी है, संगम या मुहाना कितना है, विशेषताएं क्या होती हैं, ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो इसी पे बनने वाला है कि हम इसमें आपको बताएंगे और याद कराने का भी प्रयास करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र, उनकी मुख्य नदियाँ, फिर गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसी तरह से दक्षिण भारत की नदियाँ करके ये आपको याद कराने का मैं प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।